ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों के अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड मरीजों से तय शुल्क से अधिक धनराशि वसूलने वाले निजी अस्पतालों पर हो कड़ी कार्रवाई। केंद्र व प्रदेश सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए जाने के दिए निर्देश। और पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 28,076 नए मामले सामने आए। 33,117 मरीज हुए स्वस्थ। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपदों में रैपिड रिस्पांस टीम की संख्या को 3 से 4 गुना बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि निगरानी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षण युक्त सभी व्यक्तियों की जांच करें और कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने जनपदों में समेकित कमान और नियंत्रण कक्ष में कम से कम 10 टेलीफोन नंबर क्रियाशील करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित लोग तैनात किए जाएं और इनकी ड्यूटी 3 शिफ्ट में लगाई जाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और कोविड टीके को बर्बाद होने से हर हाल में बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख कोविड नमूनों की जांच की क्षमता विकसित कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 को निर्देश देते हुए कहा है कि कई जिलों के निजी अस्पतालों द्वारा बेड, ऑक्सीजन आदि का कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ निजी अस्पतालों में शासन द्वारा तय शुल्क दर से कई गुना अधिक की वसूली की भी जानकारियां मिल रही हैं। इन घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मरीजों और उनके परिजनों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी जिलाधिकारी और सीएमओ ऐसे अस्पतालों पर नजर रखें और सख्ती के साथ कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्तर से ऐसे अस्पतालों की निगरानी की जाए और L1, L2 और L3 अस्पतालों के बेड की जनपदवार समीक्षा की जाए। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि ऑक्सीजन के लिए भारत सरकार से लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि 6 मई को प्रदेश में 1032 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का वितरण किया गया। वाराणसी में जल्द क्रियाशील हो रहे DRDO के कोविड अस्पताल को ट्रायल के लिए 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है। आगरा में भारतीय सेना की मदद से L2 श्रेणी का 500 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है। SGPGI KGMU लखनऊ में बेड विस्तार की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें मिशन मोड में कार्य करते हुए बेड की वर्तमान क्षमता को दोगुना करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में निजी बस परिवहन ऑपरेटर अधिक क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बसों को संचालित कर सकते हैं। परिवहन विभाग इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराए। केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक उपस्थित होने से छूट दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है। जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है, उन्हें घर से ही काम करना होगा। इधर राज्य सरकार ने भी सरकारी व निजी कार्यालयों में बीमार दिव्यांग कर्मचारी और गर्भवती महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए जाने को कहा है।
इन्हें कार्यालय आने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। सभी सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता से ही कार्य लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने कहा है कि एक समय में 1/3 से अधिक कर्मचारी कतई उपस्थित न रहें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दैनिक कोविड बुलेटिन में बताया गया कि इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,54,118 है, जो 30 अप्रैल को दर्ज किए गए अधिकतम मामलों से लगभग 56,000 कम है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 28,076 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 33,117 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक कुल 11,84,688 लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से जारी है। एक दिन पूर्व 2,42,276 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,27,338 नमूनों की जांच RT-PCR विधि से की गई। इस बीच प्रदेश सरकार ने जनपदों से प्रतिदिन RT-PCR जांच के लिए भेजे जाने वाले नमूनों का लक्ष्य बढ़ाकर 1,03,500 कर दिया है। अब तक जिलों से प्रतिदिन 70,000 नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे थे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। अब तक 1,08,51,474 लोगों को कोविड का पहला टीका और 26,64,652 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। 45 वर्ष की आयु से अधिक के 89,38,498 लोगों को टीके की पहली खुराक और 15,01,034 लोगों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। राज्य में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 85,246 लोगों को भी टीका लगाया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के अनुभवी चिकित्सकों ने राष्ट्र के आह्वान को देखते हुए आम मरीजों के लिए ऑनलाइन परामर्श देना शुरू कर दिया है। सशस्त्र बलों के चिकित्सक ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श सेवाएं दे रहे हैं। कोई भी रोगी इन ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा AFMS के अनुभवी डॉक्टरों से अपने घर पर रहकर ही ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। आयुष मंत्रालय देश में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के ठोस उपायों के तहत अपनी प्रमाणित बहुऔषधि आयुर्वेदिक दवाओं आयुष 64 और सिद्ध दवा काबासुरा कुदीनीर को वितरित करने के लिए कल से बड़े पैमाने पर देशव्यापी अभियान शुरू कर रहा है। इन दवाओं की प्रभावशीलता कई नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से साबित हो चुकी है। बहुहितधारक अभियान यह सुनिश्चित करेगा कि दवाएं पारदर्शी और कुशल तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचें। सेवा भारती इस अभियान में मुख्य सहयोगी है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के मामूली लक्षण हैं तो उसका सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हल्के लक्षणों वाले रोगियों के सीटी स्कैन में ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जो समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। प्रदेश की मस्जिदों में कल अलविदा की नमाज कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अता की गई। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नमाज अता की। सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ के ईदगाह में अलविदा की नमाज पढ़ी और कोरोना महामारी के खात्मे के लिए दुआ की। रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का कल कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वह लगभग 62 वर्ष के थे। पिछले एक हफ्ते से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहने वाले श्री दल बहादुर कोरी का निधन भाजपा और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों के अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड मरीजों से तय शुल्क से अधिक धनराशि वसूलने वाले निजी अस्पतालों पर हो कड़ी कार्रवाई। केंद्र व प्रदेश सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए जाने के दिए निर्देश।
और पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 28,076 नए मामले सामने आए। 33,117 मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।